आपको पता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें इस वक्त 8 मेंबर्स हैं, जबकि ओरिजिनली 7 मेंबर्स थे। अगर आप मैप के ऊपर देखें तो इंडिया बीच में है, बल्क ऑफ इंडिया लाइज इन द मिडल, and then on the edges of India, on the periphery of India, the other SAARC countries are present mostly. 1985 में इसका आगाज हुआ, ढाका में इसका पहला इजलास हुआ था और अरशाद मोहम्मद जो कि उस वक्त के बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने स्टार्ट किया था। इस डिटेल को कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, मगर इसके बावजूद 2000 के मिड में 4 या 5 में अफगानिस्तान शामिल हुआ, इसमें 8 मेंबर्स हो गए। Afghanistan is the only country which does not share borders with India. Otherwise, all the countries has Indian glue. तो 8 members हैं, but it's a failure. SAARC has been a failure. On the other hand, यूरोपियन यूनियन का को हम देखें तो यूरोपियन यूनियन 1990s के शुरू में बनी थी। उन्हीं मुल्कों के ऊपर जो पहले यूरोपियन इकोनॉमिक जो कम्युनिटी थी उसमें शामिल थी। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो मौजूद थी जब यूएसएसआर मौजूद था। उससे पहले जब आगाज़ हुआ था इनका, तो चंद एक कंट्रीज़ ने मिलकर अपनी मार्केट को एक किया था और अपनी मार्केट को बनाया था यूरोपियन कॉमन मार्केट फॉर कोल एंड स्टील, कुछ इस तरीके। देखो, कोल एंड स्टील दो इम्पॉर्टेंट ऐसे मिनरल्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप इंडस्ट्रियलाइज कर सकते हो। तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने जैसे उसमें वेस्ट जर्मनी भी शामिल थी और उसमें शायद बेल्जियम भी थी और एक दो और कंट्रीज़, तो उन्होंने मिलके अपनी एक यूरोपियन कॉमन मार्केट बनाई थी कोल और स्टील के ऊपर। बहरहाल वो ग्रो करते करते फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी। मकसद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का ये था कि यूरोप को एक वायबल इकोनॉमिक फोर्स बनाया जाए, ताकि यूरोप की जो यूनिटी है उसको इस्तेमाल किया जाए किसके खिलाफ? यूएसएसआर की राइजिंग पावर के खिलाफ, क्योंकि यूएसएसआर ऑलमोस्ट आधा यूरोप का कब्जा कर चुका हुआ था, जिसमें ईस्टर्न यूरोप था ऑलमोस्ट, और आगे वेस्टर्न यूरोप था। वेस्टर्न यूरोप को एक इकोनॉमिक और मिलिट्री इत्तेहाद में लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट था। मिलिट्री इत्तेहाद तो नेटो और इकोनॉमिक इत्तेहाद इकोनॉमिक कम्युनिटी, लेकिन बहुत सक्सेसफुल रही। 1990 में जब यूएसएसआर ब्रेकअप हो गया तो फिर उसके बाद बनाई गई फिर उसी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को जो है वो यूरोपियन यूनियन बना दिया गया। अब यूरोपियन यूनियन एक सक्सेस है, बड़ी सक्सेसफुल। पहली दफा यूरोप saw that sort of unity and for reasons, I mean there were different reasons for it. उसमें कोई भी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक मेजर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन के जो इसकी आइडियोलॉजी के आर्किटेक्ट थे, जैसे अल्लामा इकबाल को हम क्या कहते हैं, वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने आइडियोलॉजी दी थी। तो यूरोपियन यूनियन की आइडियोलॉजी के जो आर्किटेक्ट थे, जैसे जीन जैक्विस रूसो हैं या फिर मैनुअल कांट हैं, उन्होंने ये ड्रीम देखा था, और उसके बाद और भी स्कॉलर्स चलते आए हैं। उनका ये ड्रीम था कि यूरोप मुत्तहिद हो जाए तो फिर इनके कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सकते हैं। और यूरोप मुत्तहिद कैसे होगा? एक गवर्नमेंट बन जाएगी, सारे यूरोपियन कंट्रीज को मिला के एक गवर्नमेंट बना, एक फेडरेशन हो जाएगी, और फिर यूरोप वुड बी यूज्ड टू सर्व एज एन एग्जाम्पल फॉर द इंटरनेशनल गवर्नमेंट। फॉर द इंटरनेशनल गवर्नमेंट के लिए वो एक एग्जाम्पल होगा। तो ड्रीम बहुत पुराना चला आ रहा था। तो यूरोपियन यूनियन की सक्सेस के बाद बाकी कंट्रीज ने भी सोचना शुरू किया कि हम भी अपने अपने रीजन को या रीजनल कंट्रीज में इत्तेहाद पैदा करें। तो किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए ये 5 फैक्टर्स हैं। प्रीरेक्विजिट्स फॉर द सक्सेस ऑफ एनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड अपॉन कॉमन इंटरेस्ट्स। ज़ाहिर है कॉमन इंटरेस्ट्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है, या कम्युनिटी ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होनी बहुत इंपॉर्टेंट। कॉमन इंटरेस्ट किसकी बेसिस के ऊपर हो सकते हैं? कॉमन थ्रेट। सबसे पहला कॉमन थ्रेट, एक मेन कॉमन थ्रेट होना चाहिए आपके सामने जिसके खिलाफ आप मुत्तहिद हो जाते हैं। मसलन यूरोपियन यूनियन के सामने कौन सा कॉमन थ्रेट है?
था यूएसएसआर, एक्सपेंशनिज्म ऑफ यूएसएसआर, and then after USSR's breakup, even European Union remained under this impression that any time in future USSR या फिर Russia will resurge, will re-emerge as a regional power, would pose a threat, direct threat to the European countries. और USSR के इन्फ्लुएंस से निकलने वाली जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उसको भी यूरोपियन यूनियन ने अपने अंदर समोना शुरू कर दिया, और इस वक्त तादाद 27 है, ब्रेक्सिट से पहले 28 हो गई थी। तो कॉमन थ्रेट कौन सा था? यूएसएसआर, यानी कि जब यूरोपियन यूनियन के जो प्रेडिसेसर्स थे, यानी जो बल्कि नहीं सक्सेसर्स, जो इसके सक्सेसर्स थे, जैसे पहले थे, उनके सामने सबसे बड़ा थ्रेट, कॉमन थ्रेट कौन सा था? यूएसएसआर, कम्युनिज्म, ये कॉमन थ्रेट था। लेकिन दूसरी तरफ हम देख सकते हैं सार्क के सामने कौन सा कॉमन थ्रेट है? कोई नहीं, एक दूसरे के लिए थ्रेट बने हुए हैं, एक दूसरे के लिए। इंडिया इज अ थ्रेट टू पाकिस्तान स्टेबिलिटी, पाकिस्तान इज कंसिडर्ड टू बी अ थ्रेट टू इंडियन स्टेबिलिटी। Indians always think that Pakistan is all out to destroy India, by using the militant proxies such as Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. So they think so. So Pakistan thinks that India is all geared up to, exploiting the already ethno-cultural रप्चर्स इन पाकिस्तान, टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, बलोचिस्तान वगैरह वगैरह। तो कॉमन थ्रेट है एक दूसरे के लिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान को थ्रेट समझता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को थ्रेट समझता है। इसी तरीके से ऑल ऑफ दीज कंट्रीज दे आर थ्रेट टू ईच अदर इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द कॉमन इंटरेस्ट्स। फिर आपको पता चल गया कि सार्क को क्या ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये कंपैरिजन क्या था, क्वेश्चन क्या आया है आपका पीएमएस में? पीएमएस में आपका क्वेश्चन आया है कि कोई आप दें, सजेशंस दें कि किस तरीके से, गिव रिकमेंडेशन टू मेक सार्क एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एट रीजनल लेवल, कीपिंग इन व्यू सक्सेस ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के सक्सेस को देखते हुए आप सार्क के लिए भी सजेस्ट करें, रेकमेंड करें कि कौन सी चीजें उनको जो है वो सक्सेसफुल बना सकती हैं। तो कॉमन थ्रेट को ढूंढना ये सक्सेसफुल बना सकता है। हालांकि एक दूसरे के खिलाफ थ्रेट बने हुए हैं, तो कैसे कॉमन थ्रेट को ढूंढा जा सकता है? क्या हमारे कॉमन थ्रेट हैं? बिल्कुल हैं। सोशल एवल्स हैं, जो सोशल प्रोग्रेस है हमारी रुकी हुई है। फिर उसके बाद एशिया राइस फिनोमिनन है, और दिस रीजन इज नॉट कल्टिवेटिंग द बेनिफिट्स on Asia rise phenomenon as it should have. इसको जितना करना चाहिए उतना नहीं किया। इंडिया राइज कर गया, ठीक है, एशिया राइज फिनोमिनन में। पाकिस्तान एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स is the only region that is deprived of that progress which started since the beginning of 21st century on the notion that this century is Asia rise century. जब एशिया राइज है तो पाकिस्तान सेंट्रल एशिया पीछे, ओनली बिकॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी। तो हमारा कॉमन थ्रेट क्या है? इंस्टेबिलिटी। कॉमन थ्रेट टेररिज्म, टेररिज्म इन एनी फॉर्म ऑफ हेट्रेड, टेररिज्म इन फॉर्म ऑफ आरएसएस इन इंडिया, टेररिज्म इन फॉर्म ऑफ मोदी सरकार's mentality and their foreign policy which is Hindutva based, that is hatred. Terrorism in Pakistan which is extremist militants, the posing threat not only to Pakistan but the whole region, that is a common threat. So there is a ground for which we can find that common threat element. तो हम ढूंढ सकते हैं। जब तक unless we adopt a regional approach we cannot defeat terrorism in the whole region. जब तक इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना सारे मिलके टेररिज्म के खिलाफ नहीं लड़ते, ये खत्म नहीं हो सकती। अदरवाइज क्या होगा? हम अपने टेररिस्ट को मारते रहेंगे और हमारे टेररिस्ट को इंडिया सपोर्ट करता रहेगा। इंडिया अपने टेररिस्ट को, जो वो समझता है टेररिस्ट कश्मीर में लड़ रहे हैं, वो उनको मारते रहेंगे, हम पाकिस्तान उनको सपोर्ट करते रहेंगे। ब्रिंकमैनशिप, एक दूसरे के रीजन में प्रॉक्सीज की मदद से हीट को रेस करना करते रहेंगे। टेररिज्म खत्म नहीं होने वाला भाई।
तो कॉमन थ्रेट हो सकता है टेररिज्म, फॉर इट रीजनल अप्रोच इज नीडेड रिक्वायर्ड, एंड दैट कॉमन थ्रेट which is also called terrorism and hatred can be eliminated by regional connectivity, and that regional connectivity will come with the projects of CPEC in the region. Pakistan can become a regional economic hub for everyone, the regional energy corridor for everyone. So this is, I mean, we can eliminate that common threat and can connect with each other in that connectivity. ठीक हो गया जी? ये कॉमन थ्रेट है जो हमने सीखना है किससे, यूरोपियन यूनियन से, कि हमने अपना कॉमन थ्रेट किस तरीके से तलाश करना है और एक दूसरे के खिलाफ थ्रेट नहीं बनना है। आगे देखते हैं जी, ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्रीज। अच्छा, इसमें जो एक और भी है, अगर हमने कॉमन थ्रेट को ना ढूंढा और एक दूसरे के लिए थ्रेट बने रहे तो फिर वर्ल्ड पावर्स हमें इस्तेमाल करती रहेंगी ऐसे जैसे कि हम उनकी कोई प्रॉक्सीज होती हैं या क्लाइंट स्टेट्स होती हैं। Pakistan will be used by China or maybe some other country for their own interests. India will be used by America for their own interests. तो इस तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलती रहेगी। तो कॉमन थ्रेट को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट। आगे जी, ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्रीज, ये भी हमने यूरोपियन यूनियन से सीखना है। ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्रीज का मतलब होता है आपके मुल्कों में कॉमन मार्केट की बेसिस के ऊपर ट्रेड नहीं हो सकती जब तक आप ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्रीज ना ढूंढें। यूरोपियंस ने ऐसा ही किया। अगर एक मुल्क कारें और ट्रक बना रहा है तो दूसरे मुल्क को कहा कि यार आप ट्रक छोड़ दो, हम कारें आप ट्रक छोड़ दो, हम कारें बनानी छोड़ देते हैं, तो एक दूसरे को फिर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी मुकम्मल करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ये मतलब क्या है, COMPLEM, मुकम्मल करना, ट्रेड को मुकम्मल करना। आपके पास जो चीज है वो उनके पास नहीं है, उनके पास जो चीज है वो आपके पास नहीं है। तो इसमें ऐसा ही होता है कि जो कंपैरेटिव एडवांटेज आपका है जिस चीज में, फॉर दो चीजें आप ग्रो कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान क्या ग्रो कर रहा है, राइस और कॉटन। इंडिया भी क्या कर रहा है, राइस और कॉटन। अगर हम एक दूसरे के साथ बात करें या ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्रीज ढूंढते हैं, और वो क्या है, मैं कॉटन में अच्छा हूं, आप राइस में अच्छे हैं, मैं राइस छोड़ देता हूं, आप कॉटन छोड़ दो, मैं आपकी नीड को पूरा करूंगा, आप मेरी नीड को पूरे करेगा। इस तरीके से आपकी बाउंड्रीज आहिस्ता आहिस्ता खुलनी शुरू हो जाएंगी और आप फ्री मार्केट करनी शुरू कर देगो। इसको कहते हैं ऐसे फिर फ्री मार्केट जनरेट होगी। तो यूरोपियंस ने ऐसे किया, एक एग्रीकल्चर में अच्छा है, एक टेक्नोलॉजी में अच्छा है, एक इंडस्ट्री में अच्छा है, एक फलाने में अच्छा है। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ ट्रेड करनी शुरू कर दी अपने अपने कंपैरेटिव एडवांटेजेस की बेसिस के ऊपर, और फिर मार्केट खोलना शुरू कर दी एक दूसरे को। किसी को किसी से थ्रेट नहीं था। आप कॉटन ग्रो कर रहे हो, कॉटन टेक्सटाइल, दूसरा भी कॉटन टेक्सटाइल ग्रो कर रहा है, आपको डर है कि उसकी प्रोडक्ट मेरे कंट्री में आएगी तो मेरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो आप उसके लिए अपनी जो बॉर्डर है उसको रिलैक्स नहीं करते हो, आप उस पर पाबंदियां दूसरी की एक्सपोर्ट के ऊपर या दूसरे की इंपोर्ट के ऊपर आपने लगाई होती है। तो आपको फिर अपने कंपैरेटिव एडवांटेजेस की बेसिस के ऊपर कुछ चीजें रखनी है और कुछ चीजें। तो यूरोपियन यूनियन ने ऐसे ही किया, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्रीज, ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्रीज पूरी की ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपैरेटिव एडवांटेजेस एंड कंपैटिटिव एडवांटेजेस। कंपैरेटिव एडवांटेज जो मेरे पास है किसी के पास नहीं है। कंपैरेटिव एडवांटेजेस का मतलब है मेरे पास सारी वो चीजें जो दूसरे मुल्क के पास है, मगर इनमें से एक चीज है जो मेरी स्पेशलिटी है बाकियों की निस्बत, तो मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। मेरी स्पेशलिटी आप ना ग्रो करें, मैं उसके अंदर, और बाकी मैं छोड़ देता हूँ जिसमें आपकी स्पेशलिटी। बात आपको समझ लग गई होगी। तो ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्रीज हमारे सार्क के रीजन में नहीं है। जो कमोडिटी पाकिस्तान उगा रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंडिया भी वही कर रहा है, बांग्लादेश भी वही कर रहा है, बाकी कंट्रीज भी ऐसी कर रही हैं। ज्यादातर एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं, राइस ग्रोअर्स हैं, कॉटन ग्रोअर्स हैं, कॉटन टेक्सटाइल है उसमें। तो इंस्टेड ऑफ complementing trade with each other, they have become competitors to each other in international market. अब इंटरनेशनल मार्केट में इन सबका कंपटीशन होता है एक दूसरे के साथ। यूरोपियन यूनियन की मार्केट में जाना है तो पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ बड़ा टफ कंपटीशन होगा, पाकिस्तान का इंडिया के साथ भी होगा, इसी तरीके से बाकी। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्रीज, दे आर कंपीटिंग ईच अदर इन इंटरनेशनल मार्केट। तो यहाँ पे ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्रीज हमें ढूंढने की जरूरत है, और हमारे पास है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बड़ा जबरदस्त है इंडिया, हम हार्डवेयर में बन जाए, या अगर हार्डवेयर नहीं तो कोई और चीज में बन जाए। इसी तरीके से इंडिया में मशीनरी सस्ती है,
हमारे यहाँ नहीं है। कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया की बड़ी अच्छी है, कुछ हमारी अच्छी हैं। ये तो है जब आप मिल के बैठें और विल पावर हो तो फिर आप ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्रीज ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एब्सेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग इश्यूज। जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज है यूरोपियन यूनियन ने उसको खत्म कर दिया। और आउटस्टैंडिंग इश्यूज होते हैं बॉर्डर के ऊपर और डिफरेंट टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर। ये आइलैंड है, दोनों के बीच में आ गई, ये मेरी है, वो कहता है मेरी, उसके ऊपर वॉर और टेंशन चलती रहती है। जैसे होता ना जायदाद तकसीम हो, जमीन तकसीम हो दो भाइयों के दरमियान में, तो एक एक दरख्त के ऊपर शोर मचता है। एक दरख्त आ गया बीच में, दोनों की पैलियों को जब आपने डिवाइड किया तो उसके ऊपर ही अपनी सारी पैलियां बेचकर वकीलों को खिला देते हैं, जजों को खिला देते हैं, आपस में भाई भाई फैसला नहीं करते कि यार चल तू लिल्ला ट्री, कोई नहीं मसला। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया वाले, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले, या इंडिया और बंगाल वाले, सॉरी इंडिया और नेपाल वाले, या बाकी सारे, हम ये करते हैं कि अपनी अपनी टेरिटरीज को, अपने अपने खजानों को हम इंटरनेशनल पावर्स के ऊपर लुटा रहे हैं। उनकी अदालतों में जा के उनको कह के कि हमारी मीडिएशन करवाओ। जैसे कि बिल्लियां बंदर के पास जाती हैं कि एक रोटी मिली है तो इसका फैसला करवाओ, तो रोटी आहिस्ता आहिस्ता सारा ही बंदर खा जाता है, अपने पास कुछ नहीं। लेकिन आपस में हम मिल के बैठते नहीं। तो यूरोपियन यूनियन ने फैसला किया कि अपने आउटस्टैंडिंग इश्यूज को हम खत्म करें। और जब आउटस्टैंडिंग इश्यूज खत्म होते हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में क्या है, कश्मीर का इशू है। इस तरीके से इंडिया और जो बांग्लादेश के दरमियान में, उनके दरमियान में बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, लेकिन बहरहाल अब वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। उन्होंने अपना जो है वो डिसीजन ले लिए हैं, बॉर्डर को डीमार्केट कर दिया है। इसी तरीके से इंडिया का नेपाल के साथ अभी इशू उभरा है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो ना हो तो फिर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी चलती है। हमें वो आउटस्टैंडिंग इश्यूज के ऊपर बैठना चाहिए, गिव एंड टेक के साथ कॉम्प्रोमाइजेस करने चाहिए, और उसकी बेसिस के ऊपर हम आउटस्टैंडिंग इश्यूज को खत्म कर देंगे। जब आउटस्टैंडिंग इश्यूज खत्म हो जाएंगे तो फिर हेजमॉन खत्म हो जाएगा। यानी एक हेजमॉन भी नहीं होना चाहिए रीजन में, एक ऐसा चौधरी जो समझे मैं चौधरी बाकी मेरे कमी कमीन। तो कोई भी कंट्री अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। जैसे पाकिस्तान जो है हमेशा से इंडिया की इस हेजमोनिक डिजाइन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट रहा है। इंडिया हैज एक्सटेंडेड हर इन्फ्लुएंस इन भूटान, नेपाल, देन इन बांग्लादेश, देन इन मालदीव्स, देन इन श्रीलंका। इन सारे रीजनल कंट्रीज में उसकी अच्छी खासी इन्फ्लुएंस है, और समझा जाता है कि इंडिया इज अ रीजनल हेजमोन, is a colonial legacy which has created her colonial influence in these different smaller countries। तो वो जो है उसका जो क्या उसको कहते हैं हेजमोनिक जो डिजाइन है वो भी बहुत बड़ी रुकावट है एक एमिकेबल और इक्वालिटी की बेसिस के ऊपर रिलेशंस बनाने के लिए। तो पाकिस्तान तो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि इंडिया मेरा हेजमोन, मेरा चौधरी बन बैठे और मेरे मुल्क में उसका इन्फ्लुएंस इतना हो जाए कि मेरी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उसका जो है दबाव पड़े और मुझे उसकी बातें माननी पड़े। तो ये एब्सेंस ऑफ हेजमोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यूरोपियन यूनियन में अब कोई हेजमोन नहीं रहा। इस ज़माने में जो हम समझते हैं 19th सेंचुरी में ब्रिटेन था हेजमोन, या ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन ने अपनी हेजमोनिक जो सीट है उसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। वो हमेशा से कोशिश करता था कि मैं अपनी हेजमोनिक डिज़ाइंस यूरोप में ना दिखाऊं, मैं अपने हेजमोनिक डिज़ाइंस कहाँ दिखाऊं, पूरी दुनिया में दूसरे इलाकों में जहाँ मैं कॉलोनाइज करना है। तो उससे पहले नेपोलियन हेजमोन था, तो जो 1790 से लेकर 1815 तो वॉर्स ही ख़त्म नहीं हुई। ऑलमोस्ट वॉर के बाद वॉर ही होती चली गई, क्योंकि नेपोलियन बार बार यूरोप पर कब्जा कर लेता था। कभी फलानी जगह पे वॉर हो रही है, कभी फलानी जगह पे वॉर हो रही है, जब तक नेपोलियन हार नहीं गया। फिर उसके बाद हिटलर एक हेजमोन बन के, जब जर्मनी जब 1870 में क्रिएट हुआ, 1871-72 में जब वो बना, तो उसके बाद से उसकी हेजमोनिक डिज़ाइन स्टार्ट हो गई यूरोप में, और फिर अफरा तफरी स्टार्ट हो गई, लड़ाइयाँ झगड़े, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सारे जर्मनी के हेजमोनिक डिज़ाइंस की वजह। हेजमोनिक किसी के हों डिज़ाइंस तो फिर पीस नहीं हो सकता। तो इंडिया को यहाँ पे सोचना चाहिए कि वो बड़ा भाई बने, ना कि चौधरी बने। बड़ा भाई कॉम्प्रोमाइज करता है,
बड़ा भाई जो है वो सेक्रीफाइसेस देता है, अपनी छोटी मोटी चीजें छोड़ देता है छोटों के लिए, चौधरी बनने की कोशिश नहीं करता कि मैं सारा कुछ ही ले लूं उसका। तो हेजमोन का ना होना वो हम सीख सकते हैं किससे? यूरोपियन यूनियन से। फिर प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी कहते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होना, एक दूसरे के साथ बॉर्डर्स को शेयर करना। यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज को अगर आप देखो तो यूरोपियन कंट्रीज ज्यादा एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। यहाँ पे हम देखें तो सिर्फ हिंदुस्तान सारी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनके ऑलमोस्ट बॉर्डर्स नहीं है। मासवा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आपस में शेयर नहीं करते। तो नेपाल भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, उसके बीच में छोटा सा इंडिया का इलाका है सिक्किम। फिर नेपाल पाकिस्तान के साथ नहीं करता, पूरा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश है उसके बीच में। फिर नीचे अगर आ जाएं तो जो मालदीव्स और श्रीलंका वो आपस में नहीं, बीच में वो सी है। तो इस तरीके से जो इंडिया है, इंडियन बल्क इज इन द मिडल, it is a glue for all the countries. That is why, leaving India aside, all other members, the smaller members, could not communicate with each other. I mean, trade नहीं कर सकते। communication का एक मतलब क्या है? ट्रेड नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। एक बहुत बड़ी रीजन है प्रॉक्सिमिटी। तो इंडिया जब अपने हेजमोनिक डिजाइन खत्म कर देगा, आउटस्टैंडिंग इश्यूज खत्म हो जाएंगे, तो प्रॉक्सिमिटी के ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि इंडियन बल्क है जो कि आपको कनेक्ट करता है बाकी कंट्रीज के साथ। तो प्रॉक्सिमिटी फिर आपकी बढ़ेगी। लेकिन इंडिया को क्या डर है? जब सार्क बनी थी 1985 में, तो इंडिया वाज रिलक्टेंट। क्यों रिलक्टेंट था? क्योंकि उसको पता था कि ये सारे छोटे छोटे मेंबर्स इकट्ठे हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने साथ इक्वल पार्टनर के तौर पर बिठाने के लिए, या ऑल ऑफ देम वुड रैली अप अगेंस्ट माय इंटरेस्ट्स इन द रीजन। And Pakistan was also reluctant to join SAARC or for the success of SAARC. Right in the beginning, Pakistan thought that all these smaller members would be ganged up by India to isolate Pakistan. And that happened in the previous term of Modi. Modi tried to isolate Pakistan in the SAARC region, and he successfully did it. Unless that Nepal's fiasco happened, उससे पहले पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। सारी कंट्रीज इंडिया के साथ मिलकर बैठ गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान में सार्क का समिट जो होना था इस्लामाबाद में, वो नहीं हो पाया था। सबने कहा थी पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, हमने नहीं आना, मोदी के कहने पर पाकिस्तान वाज आइसोलेटेड। तो इस तरीके से आप प्रॉक्सिमिटी कैसे बना सकते हो? तो जो ओरिजिनल फेयर है इन द हार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, दैट शुड एंड। और प्रॉक्सिमिटी तब तक नहीं बनेगी कि जब तक इंडिया अपने हेजमोनिक डिजाइन्स नहीं खत्म करता और अपने आउटस्टैंडिंग इश्यूज को खत्म नहीं करता। तो ये सारी चीजें हैं जो हम यूरोपियन यूनियन से सीख सकते हैं। ये जो 5 मेजर प्री रेक्विजिट्स हैं, ये आप किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फिट कर सकते हो। और एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं वो क्या है? 3 है। नंबर 1, इंटरनेशनल रिलेशंस में 3 थियरीज इसको सपोर्ट करती हैं, और वो लिबरल थियरीज हैं। नंबर 1 है फेडरलिज्म, और फेडरलिज्म का मतलब है कि एक फेडरल बॉडी बनती है, यानी रीजनल कंट्रीज एक फेडरल बॉडी को अपनी अपनी सॉवरेनिटी को डेलीगेट कर देती है, क्योंकि सॉवरेनिटी की बेसिस के ऊपर ज्यादा वॉर्स होती हैं। तो अगर कुछ रीजनल कंट्रीज मिलके एक फेडरल बॉडी या एक सेंट्रल बॉडी को अपनी सॉवरेनिटी डेलीगेट कर दें, तो सॉवरेनिटी के ऊपर वॉर्स नहीं होगी। एक है फंक्शनलिज्म, जिसकी बेसिस के ऊपर यूरोपियन यूनियन बनी है। फंक्शनलिज्म का मतलब है कि सारी जो कंट्रीज हैं रीजन की, वो आपस में एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस रखें। तो इकोनॉमिक जो ट्रेड, म्यूचुअल ट्रेड बेनिफिट्स हैं, उसकी वजह से, जब ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्रीज की वजह से म्यूचुअल जो बेनिफिट्स आते हैं इकोनॉमिक, उसकी बेसिस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को खत्म कर देंगी, क्योंकि उनको पता होगा कि पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हमारी इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस, उनको खा लेंगे। तो एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, एक पहले वाला फेडरलिस्ट पर्सपेक्टिव है, फेडरलिज्म, और तीसरा है कॉमन्स। मेरे ज़हन से निकल गया, कॉमन गुड आई थिंक, या कॉमन्स कुछ कहते हैं, कि एक कॉमन है, कॉमन ग्राउंड है, सारी ट्राइब्स अपने अपने हर्ट्स को लेके आती हैं वहाँ पे उसको
ग्रेजिंग करवाते हैं अपने अपने हर्ड को, लेकिन हर एक का छोटा से छोटा शेयर है कि आप इसको इतना इतना ग्रेज करवाओगे। एक हद से ज्यादा कोई भी अपना शेयर नहीं हासिल कर सकेगा, अदरवाइज सारी जमीन बैरन हो जाएगी। तो इसका मतलब है अपने रीजन को बैरननेस से बचाने के लिए भी अपना शेयर मुख्तस करना बहुत जरूरी है, उस ट्रेड में, उस पॉलिटिकल सॉवरेनिटी में, और उस इकोनॉमिक एडवांटेजेस में जो म्यूचुअली आप परसू करते हैं। अदरवाइज अगर आप अलग-अलग अपनी कंपटीशन में लगे रहे तो सारी जो कॉमन ग्राउंड है, जो ग्रेजिंग ग्राउंड, वो जाया हो जाएगी। तो 3 पर्सपेक्टिव्स हैं इसके पीछे। पहला पर्सपेक्टिव है जो सबसे मशहूर है, वो है फंक्शनलिस्ट्स। फंक्शनलिज्म की बेसिस के ऊपर यूरोपियन यूनियन को डिवाइस किया गया था कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज आपस में इकोनॉमिक जब कोऑपरेशन करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये कोऑपरेशन उनके सीप कर जाएगी पॉलिटिकल कोऑपरेशन के ऊपर, और पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी स्टार्ट कर देगी, आदत बन जाएगी कोऑपरेशन की। नंबर 2 फेडरलिज्म, और नंबर 3 कॉमन्स। अब कॉमन्स का पूरा नाम नहीं मुझे याद, लेकिन बाहर ये 3 पर्सपेक्टिव्स हैं। थैंक यू जी, ये आपका हो गया क्वेश्चन खत्म। अब हम बात करते हैं बाकी 2 क्वेश्चंस की। तो वो मैं आपको लेक्चर्स दे चुका हुआ हूँ, आप दोबारा से लेक्चर्स लें तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ये आप ऐसे में मेरा डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसे देख लें, उसका लेक्चर देख लें, आपको पता चल जाएगा। काफ़ी हद तक चीज़ें उससे रिलेट ही करती हैं, लेकिन आपने स्टेटमेंट देखनी है, वो स्टेटमेंट डिफरेंट थी, ये स्टेटमेंट, चीज़ें वहीं आएंगी लेकिन स्टेटमेंट के मुताबिक आएंगी। आगे देखते हैं जी। सार्क हो गया, वो हो गया ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। सिंपल यही क्वेश्चन मैंने करवाया है पाकिस्तान अफेयर्स के, जो मेरे फेसबुक के प्राइवेट जो फेसबुक का ग्रुप है उस पर पढ़े हुए हैं लेक्चर्स, उसमें से ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का जब आता है लेक्चर, ये टॉपिक, तो उसमें ये क्वेश्चन मौजूद है, द ब्लेंड ऑफ मॉडर्निटी एंड ऑर्थोडॉक्सी, वही आया हुआ है। आगे राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये भी मैंने, मेरा ख्याल है एजुकेशन वाले में दिया हुआ किसी ऐसे में। अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान आसान है, इतना कोई नहीं मुश्किल। वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, इसके ऊपर तो सेर असल गुफ्तगू की हुई है, किसके ऊपर, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो थैंक यू वेरी मच, इतना काफ़ी होगा। कल से हम इंग्लिश अपनी दोबारा से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये